Assalamu alaikum and welcome in pharmaceutical chemistry means medicinal chemistry class. This video lecture is in continuation of our previous lecture. We have already done the introduction of the sulfonamides, SAR of sulfonamides and the related compounds of sulfonamides. So from today we are starting the mechanism of action. What is the mechanism of action of sulfonamides? तो उसके लिए हमें दो टर्मिनोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास ट्रू सल्फोनामाइड्स, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास फॉल्स सल्फोनामाइड, ठीक। दो तरह के सल्फोनामाइड्स हैं। ट्रू सल्फोनामाइड्स हम किसको कहेंगे? जो कि फुलफिल कर रहे होंगे क्राइटेरिया को, किसके? मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या होगा? ट्रू सल्फोनामाइड्स आर दोज दैट एक्ट एज एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स। अब ये एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं वो भी हम आगे चल के अभी देखते हैं। बेसिकली एंटी मेटाबोलाइट्स दैट इज़ इनहिबिटेड सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड थ्रू पाबा। एंटी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो कि किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करवाते हैं? इनहिबिट कर रहे होते हैं ये सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है। जबकि फॉल्स सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? फॉल्स सल्फोनामाइड्स दे हैव एक्टिविटी और द अदर एक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड्स बट दे आर नॉट ट्रू सल्फोनामाइड्स, ठीक है। इनके पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं सल्फोनामाइड्स जैसे हमने अपने पिछले उसमें देखे थे ना, स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड्स से रिलेटेड, ठीक है, टॉलब्यूटामाइड वगैरह के, कि उनके स्ट्रक्चर ही सेम थे मगर उनकी एक्टिविटी थोड़ी डिफरेंट इस वजह से हो रही थी। वो एंटी डायबिटिक कंपाउंड के तौर पे यूज़ हो रहा था। किस वजह से हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है सल्फोनामाइड्स की वो कम थी और एंटी डायबिटिक एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा थी। इसी वजह से जो है वो एज एन एंटीबायोटिक एंटी डायबिटिक के तौर पे यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो फॉल्स सल्फोनामाइड्स बेसिकली यही होते हैं जो कि समहाउ एक्टिविटी तो रख रहे होते हैं सल्फोनामाइड जैसी, मगर ट्रू सल्फोनामाइड्स नहीं होते। दैट इज़ देयर मैकेनिज़्म इज़ डिफरेंट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं मेफिनाइल एसीटेट की, ठीक है। मेफिनाइल एसीटेट जो है यूज़ होता है बर्न थेरेपी के अंदर। अच्छा, ये इंक्लूड होता है सल्फोनामाइड्स की क्लास में मगर ये ट्रू सल्फोनामाइड नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं सल्फोनामाइड्स आर बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट, ठीक है। बैक्टीरियोस्टेटिक है यानी बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको रोक रहे होते हैं, ठीक है। एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल। तो जो बैक्टीरियोसाइडल होते हैं उनका क्या काम होता है? वो बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं उसको किल कर रहे होते हैं, ठीक है। और स्टेटिक्स जो होते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक वो उसकी स्टेटिस्टिक्स को यानी उसकी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। इस तरह से आप इसको याद रखें। इसके अलावा क्या है? कैन बी बट आर नॉट यूज्ड एज बैक्टीरियोसाइडल। कहीं कहीं हो भी सकते हैं मगर ज़्यादातर यूज़ नहीं होते एज बैक्टीरियोसाइडल। क्यों? बिकॉज द डोज विल बी टॉक्सिक। बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी के लिए आपको जो सल्फोनामाइड्स हैं उसकी डोज ज़्यादा देनी पड़ेगी, पेशेंट को बढ़ानी पड़ेगी, और ज़्यादा डोज पे जो सल्फोनामाइड्स हैं वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। इसी वजह से हम इसको एज ए बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट के लिए यूज़ नहीं करते। इसको सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटी या बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा आर द एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ पाबा। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं पाबा के। अभी हम पाबा का मैकेनिज्म देखते हैं। पाबा क्या है? पाबा इज़ एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। पाबा जो है वो एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? फॉलिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फॉलिक एसिड की क्यों ज़रूरत है? फॉलिक एसिड जो है रिक्वायरमेंट है किस चीज़ की? बैक्टीरिया की ग्रोथ की, ठीक है। इसको समझें। फॉलिक एसिड जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाती है और
जब फॉलिक एसिड इसकी ग्रोथ को बढ़ा रही है तो इसको बढ़ने के लिए बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड की नीड है। अब फॉलिक एसिड खुद कहाँ से आ रही है? पाबा। पाबा जो है वो सिंथेसिस करवा रहा है फॉलिक एसिड की। अच्छा, पाबा जो है PABA पाबा इज़ एन इंटरमीडिएट इन बैक्टीरियल सिंथेसिस ऑफ फॉलेट। ठीक है, जो जिससे फॉलिक एसिड बन रही है ना फॉलेट से, उसके अंदर जो है पाबा एज एन इंटरमीडिएट वर्क कर रहा है। यानी फॉलेट से जब आप फॉलिक एसिड बना रहे हैं तो इसके बीच में आपको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल रहा है, वो कहलाता है पाबा। ठीक है, अच्छा, तो सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरी किसके तरह के होते हैं? लाइक पाबा। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इज़ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू इंटरफेयर विद द कन्वर्जन ऑफ पाबा। ठीक है, सल्फोनामाइड अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कैसे प्रोवाइड कर रहे होते हैं? क्योंकि ये इंटरफेयर कर रहे होते हैं पाबा की कन्वर्जन में। अच्छा, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज प्रेजेंट इन मेमेलियंस एज वेल एज बैक्टीरियल सेल विच कन्वर्ट्स फॉलिक एसिड टू टेट्राफोलेट। ये भी मैं आपको पूरा इसका मैकेनिज्म बताती हूँ। फॉलिक एसिड इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बैक्टीरिया के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी फॉलिक एसिड जो है वो ज़रूरी होता है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सल्फोनामाइड्स आर द एंटी मेटाबोलाइट्स ऑफ पाबा। ठीक है, ये जो हमने बात करी थी कि सल्फोनामाइड्स पाबा के एंटी मेटाबोलाइट्स हैं। अब ये एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? उसके लिए यहाँ मैं इस स्क्रीन को बड़ा करके ओके अच्छा, एंटी मेटाबोलाइट्स की अगर हम बात करें, एंटी मेटाबोलाइट्स एनी कंपाउंड विच इज़ स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू दी सम मेटाबोलाइट्स इन अ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे जो जिनका स्ट्रक्चर क्या होगा? जिनका स्ट्रक्चर जो है वो रिलेट कर रहा होगा कुछ मेटाबोलाइट्स से। ठीक है, कुछ मेटाबोलाइट्स हैं इन अ स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे। किसमें? मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक, ड्यू टू द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी दैट मॉलिक्यूल कैन इंटर इनटू द स्पेसिफिक मेटाबोलाइट पाथवे। अब जब हमारे पास इसका स्ट्रक्चर मिल रहा होगा किसी मेटाबोलाइट से, तो वो उस मेटाबोलाइट की जगह पे जाके काम कर सकता है। यानी जो मेटाबॉलिज्म का पाथवे हो रहा होगा, मेटाबॉलिक पाथवे, उसमें जाके वो किसी भी मेटाबोलाइट की जगह पे इंटर हो जाएगा। ठीक है, कौन इंटर हो जाएगा? एंटी मेटाबोलाइट जो हम बनाते हैं ना, बात कर रही हूँ एंटी मेटाबोलाइट। हमने बोला सल्फोनामाइड जो है वो वर्क कर सकता है एज एन एंटी मेटाबोलाइट। अब वो एज एन एंटी मेटाबोलाइट कैसे काम करता है? वो ऐसे काम करता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो उस मेटाबोलाइट से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो जब वो उससे मिल रहा होगा ना, शक्ल में एक जैसा है, मिल रहा है, स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्ट्रक्चर की बेस पे ही तो पूरा मैकेनिज़्म जनरेट हो रहा होता है। दवाओं का, ड्रग्स का, मेडिसिन्स का मैकेनिज़्म पूरा उसका इफ़ेक्ट आना जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर के। वो स्ट्रक्चर जाके उस रिसेप्टर पे फिट होता है। ठीक है, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब कोई मेडिसिन है, उसका स्ट्रक्चर ये है, तो वो इजीली इधर जाके फिट हो सकती है इस रिसेप्टर पे और ये अपना इफेक्ट देगी। इसी तरह से जो है, हम जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स बनाते हैं, जिस मेटाबोलाइट के ख़िलाफ़ हमें बनानी होती है ना, तो हम उसका स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहा है कि उस मेटाबोलाइट के अगेंस्ट जाके काम करेगा और मेटाबॉलिक पाथवे में जिसमें इस मेटाबोलाइट को पार्टिसिपेट करना होगा ना, जाना होगा, तो इसकी जगह ये एंटी मेटाबोलाइट खुद चला जाएगा इस पाथवे के अंदर। ठीक है, अब इंटर होने के बाद क्या करेगा कि वो इसकी जगह पे जो मैकेनिज़्म इसको देना होगा ना, उसका अपोजिट मैकेनिज़्म ये दे देगा, क्योंकि ये इसका एंटी है, अपोजिट है इस मेटाबोलाइट का, एंटी मेटाबोलाइट। ठीक है, अब बट इट डज़ नॉट हैव गॉट द सेम और 100% सिमिलर स्ट्रक्चर। अब ये इससे मिलता जुलता तो है, एंटी मेटाबोलाइट जो है वो मेटाबोलाइट से मिलता जुलता है, मगर ये 100% इससे सिमिलर नहीं होता। 100% दोनों एक जैसे नहीं होते। दे गॉट सम डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर, दैट्स वाई दैट कंपाउंड कैन नॉट सर्व द पर्पज़ ऑफ दैट मेटाबोलाइट। अगर ये बिल्कुल सेम इस मेटाबोलाइट जैसा होता ना,
100% उसी की तरह काम कर रहा होता, तो ये इस मेटाबॉलिक पाथवे को रोकता नहीं जाके, बल्कि और प्रमोट करता। अब हमें इस मेटाबॉलिक पाथवे को रुकवाना है, इसीलिए तो हम एंटी मेटाबोलाइट बना रहे हैं ना, कि वो जाके उस मेटाबोलाइट के काम को रोक दे। तो इसी वजह से समहाउ वो इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, वरना अगर वो सेम होगा तो वो बल्कि रोकने के बजाय उसको पाथवे को और प्रमोट करेगा और बैक्टीरियाज की ग्रोथ करवाएगा। समझ आया? ठीक है। So they called as the anti-metabolites, that is instead of participating in the metabolic pathway, they inhibit the metabolic pathway, or the resulted product of that metabolic pathway will be different the metabolite pathway। ठीक है। अब जो इस metabolic pathway से जो भी प्रोडक्ट हमें मिलनी होगी ना, अब वो नहीं मिलेगी जो एक मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करवाता था, अब हमें वो मिलेगी जो एंटी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करवा रहा है। समझ आया? अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की। ठीक है, तो हमने बात करी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है सल्फोनामाइड्स का, वो एज एन एंटी मेटाबोलाइट कैसे काम कर रहे होते हैं। अब हमने एक बात करी है, पाबा जो है एसेंशियल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलिक एसिड विच इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये पाबा जो है वो किससे सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, तो यहाँ पे अब हम पाबा की बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ पाबा का। ठीक है, OH, और यहाँ पे लगेगा NH2। ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर किसका है हमारे पास, पाबा का, और ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है, सल्फोनामाइड का। लास्ट लेक्चर में हमने बड़े अच्छे से देखा था। ठीक है, सल्फानिलामाइड का, ये सल्फानिलामाइड से किस तरह सल्फोनामाइड्स और उसके डेरिवेटिव्स बन रहे थे। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें। इन पाबा द SO2NH2 ग्रुप ऑफ सल्फोनामाइड इज़ रिप्लेस्ड बाय COOH ग्रुप। यहाँ पे SO2, ये जो ग्रुप है ना, S 2 O है, SO2NH2 ऐसी ग्रुप लगा हुआ है ना यहाँ पे इस जगह पे पाबा की, सॉरी सल्फानिलामाइड की, ये चीज़। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है। क्या है ये स्ट्रक्चर, COOH, COOH ग्रुप। अब पाबा के अंदर क्या है, जो सल्फानिलामाइड का SO2NH2 ग्रुप है ना, उसकी जगह कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। अब ये पाबा जो है ना, ये पाबा, ठीक है, ये पाबा का स्ट्रक्चर जो ये रिक्वायरमेंट है किस चीज़ के लिए, फॉलिक एसिड बनाने के लिए। फॉलिक एसिड को मैं FA लिख रही हूँ। ठीक है। अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। तो इसमें होता क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी एंटी मेटाबोलाइट जाके किस तरह से इसके पाथवे में घुसता है और उसको, मैकेनिज़्म को मेटाबोलाइट के रोकता है। ठीक है, तो मैंने नाम दिया इसको मैकेनिज़्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, किस चीज़ की, एंटी मेटाबोलाइट की। ठीक है। अब होता क्या है हमारे पास, टेरिडीन होता है, मैं स्पेलिंग सही करके लिख लेती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। टेरिडीन प्लस पाबा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डाईहाइड्रो फॉलिक एसिड। ठीक है, डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड से हमारे पास क्या बनता है, टेट्रा हाइड्रो फॉलिक एसिड। ठीक है, उससे हमें मिलेगा फॉलेट कोफैक्टर। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का।
अब आपको यहाँ देखना है मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी एंटाबोलाइट का इनहिबिट वो कैसे कर रहा होता है उसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो टेरिडीन और पावा जो है वो मिलके बनाते हैं डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, किसकी मदद से? डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस। ठीक है, ASE सिंथेटेस। जब हमने बात करते हैं ना ASE जिसके आगे आया तो हम समझ जाते हैं कि एंजाइम है। तो कौन से एंजाइम इसमें वर्क कर रहा है? डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस जो है उसकी मदद से टेरिडीन और पावा जो है मिलकर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाते हैं। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, उससे जो है वो फोलेट का हमें कोफैक्टर मिलता है। अब ये फोलेट का जो कोफैक्टर है एक्ट एज 1 कार्बन डोनर। ठीक है, ये एक कार्बन को डोनेट करता है इन सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अलग अलग तरह के न्यूक्लिक एसिड बनाने में ये हमारे पास मदद कर रहा होता है। अच्छा, और ये जो फोलेट का कोफैक्टर है ना, बेसिकली ये हमें रिक्वायर्ड होता है फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स के लिए, यानी बैक्टीरिया का जो सेल है ना उसकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ सेल के लिए ये कोफैक्टर हमारी क्या है? रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, अब होता क्या है? ड्यू टू स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, अब ये जो हमारे पास पाबा है ना, इसका देखें स्ट्रक्चर जो था वो कितना सिमिलर था हमारे पास सल्फोनामाइड से। तो ये पाबा क्या करता है? compete करता है विद द एंजाइम। कौन से एंजाइम से? जो हमारे पास ये डाईहाइड्रोफोलेट का एंजाइम है ना, फोलेट सिंथेसिस, इससे जाके कंपटीशन करता है, इससे compete करेगा। सही है। और वी कैन से दैट द सल्फोनामाइड्स इज़ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पाबा। सही है। अब पाबा जो था वो बहुत ज़रूरी था क्या करने के लिए, क्या बनाने के लिए? हमारे पास फोलेट बनाने के लिए। और फोलेट किस लिए ज़रूरी था? बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए। अब पाबा और जो है हमारे पास सल्फानिलामाइड सेम है स्ट्रक्चर में। ठीक है, सिर्फ SO2NH2 की जगह COOH का फ़र्क है। अब हमने क्या किया? हमने ये किया कि पाबा को जो है वो पाबा की जगह पे क्या फिट करवा दिया? सल्फोनामाइड को। ठीक है, सल्फोनामाइड को हमने फिक्स करवा देंगे। तो वी कैन से दैट सल्फोनामाइड इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ पाबा। क्यों? क्योंकि वो पाबा से मिलता जुलता है और जाके उसकी जगह पे वो आराम से बाइंड कर सकता है। दे कम्पीट, यानी सल्फोनामाइड कम्पीट विद द सेम एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस से। ठीक है, एंड ड्यू टू द स्ट्रक्चर डिफरेंस दे कैन नॉट एक्ट एज द सबस्ट्रेट फॉर दैट एंजाइम्स एंड द फर्दर पाथवे इज ब्लॉक। ठीक है, अब वो स्ट्रक्चर उससे बिल्कुल पाबा की तरह का सेम नहीं है। तो पाबा जो था वो इस जो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस एंजाइम था इसके साथ जाके बिल्कुल परफेक्टली फिक्स हो जाता था। अब सल्फोनामाइड में सम हाउ डिफरेंस था। किस चीज़ का डिफरेंस था? कि इसमें SO2NH2 था। ठीक है, जो कि पाबा में नहीं था। तो ये परफेक्टली जाके इस सल्फोनामाइड्स इस डाईहाइड्रोफोलेट के साथ बाइंड नहीं कर पाता। अब जब ये इससे बाइंड नहीं कर पाएगा तो मज़ीद जो है ये वाली साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ठीक है, फोलेट नहीं बन सकेगा। समझ आया? So they compete with the same enzyme dihydrofolate, and due to structure difference they cannot act as the substrate for that enzyme and further pathway is blocked. So dihydrofolic acid and tetrahydrofolic acid या folate cofactor और nucleic acids वगैरह जो हैं वो उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी। सो द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सेल, तो इसी वजह से बैक्टीरिया का जो सेल है वो भी इनहिबिट हो जाएगी बिकॉज बैक्टीरिया रिक्वायर्ड द फोलेट कोफैक्टर फॉर द सिंथेसिस और द ग्रोथ ऑफ देयर सेल। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नॉन एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जो फिनोमिना है ना हमने पूरा समझा है, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, अब मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर देती हूँ ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ आएँ, नोट करने में आसानी हो। ठीक है, एक सेकेंड। सही है, तो अब आप इसको देख लें।
अब होता क्या है कि एंड द कंपाउंड इज टर्म एज द एंटी मेटाबोलाइट, सो द सल्फोनामाइड्स आर ऑल्सो एंटी मेटाबोलाइट्स। अब ये सल्फोनामाइड पाबा की जगह पे जाके लग रहे हैं ना, इस पाबा की रिप्लेस कर रहे हैं, इस पाबा को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एज एन एंटी मेटाबोलाइट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सल्फोनामाइड्स किस तरह से जाके पाबा की या फिर बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो ये उसका मैकेनिज़्म है, इस तरह वो कर रहे होते हैं। या अगर कोई पूछे कि सल्फोनामाइड्स एज एन एंटी मेटाबोलाइट्स कैसे काम कर रहे होते हैं, तो वो भी, इसका भी यही मैकेनिज़्म है। ठीक है, मैंने आपको बहुत स्लो और तसल्ली के साथ इसलिए बता रही होती हूँ, वीडियो मुझे पता है काफ़ी लंबी हो जाती है इस तरह, बट ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैकेनिज़्म आते होंगे चीज़ों के, तभी आप उसके डेरिवेटिव्स को समझ सकते हैं, उस कंपाउंड को समझ सकते हैं कि वो वर्क किस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये सब चीज़ें देखी कि पाबा का क्या मैकेनिज़्म था। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है वो हमने देखा कि बैक्टीरिया सेल में मौजूद होता है, एज वेल एज दी हमारे पास हमने ये चीज़ देखी कि फॉलिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया के रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट भी है। अच्छा, टू मेटाबॉलिक डिफरेंसेस बिटवीन मेमेलियन एंड बैक्टीरिया सेल विच अलाउ सल्फोनामाइड टू बी एज ए यूज एज द सिलेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। अब हमने बोला कि डाइहाइड्रोफोलेट जो है वो प्रेजेंट है मेमेलियन एज वेल एज बैक्टीरिया सेल, दोनों के अंदर डाइहाइड्रोफोलेट मौजूद है। अब जब दोनों के अंदर डाइहाइड्रोफोलेट मौजूद है, तो सल्फोनामाइड्स किस तरह से बैक्टीरिया को ख़त्म करे, और वो कैसे पहचाने कि ये सेल ह्यूमन का है या बैक्टीरिया का है। ऐसे तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, हम पे भी अटैक कर सकता है सल्फोनामाइड की ड्रग जो है। तो अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिविटी यहाँ पे हमारे पास है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, टू मेटाबॉलिक डिफरेंस बिटवीन मेमेलियन एंड बैक्टीरियल सेल विच अलाउज सल्फोनामाइड्स टू बी यूज एज सिलेक्टिवली अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, अब वो डिफरेंसेस क्या है हमारे पास, एक तो है बैक्टीरिया हैज़ अ ससेप्टिबल एंजाइम नॉट प्रेजेंट इन मेमेलियन सेल। बैक्टीरिया के अंदर जो ससेप्टिबल एंजाइम होता है वो मेमेलियन सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। दूसरी क्या है, बैक्टीरिया लैक्स द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं मौजूद होते विच वुड अलाउ इट टू एक्वायर फॉलिक एसिड फ्रॉम आउटसाइड द सेल। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स मौजूद नहीं है, तो इसको जो है ये जो फॉलिक एसिड है ना, कहाँ से एक्वायर कर रहा होता है, सेल के बाहर से। ठीक है, अब क्या है, दैट इज़ इफ फॉलिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, इवन देन बैक्टीरिया कैन नॉट यूज़ इट बिकॉज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज़ नॉट देयर। अगर बैक्टीरिया के पास फॉलिक एसिड मौजूद भी हो ना, तब भी वो जो है उसको यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स नहीं है। वाइल इन द केस ऑफ मेमेलियन सेल्स द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज़ प्रेजेंट, जबकि मेमेलियन सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, and hence we can use the folic acid from outside the cell। अब जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं ना, वो फॉलिक एसिड को सेल के इनसाइड लाने में मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, समझे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, यहाँ पे फॉलिक एसिड है। अब इस फॉलिक एसिड को सेल के अंदर आना है, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के थ्रू सेल के अंदर आ सकती है। अब मेमेलियन सेल तो आउटसाइड से भी फॉलिक एसिड जो है वो इनसाइड आ रही है। ठीक है, मगर बैक्टीरिया के पास ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है, तो वो कैसे इनसाइड आएगी। ठीक है, वाइल मोस्टली इट इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ ससेप्टिबल एंजाइम्स। और दूसरी चीज़ क्या, कि बैक्टीरिया के पास क्या है, ससेप्टिबल एंजाइम्स हैं। ह्यूमन सेल्स जो होते हैं, मेमेलियन सेल्स जो होते हैं, उनके पास ससेप्टिबल एंजाइम्स नहीं है। तो ये आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं जब हमने ये बात बोली कि डाइहाइड्रोफोलेट दोनों के पास है। क्या चीज़, ये डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस जो है वो दोनों के पास है। अब जब दोनों के पास है, तो दोनों के ऊपर जो है ये सल्फोनामाइड जाके अटैक कर सकते हैं, मेमेलियन सेल पे भी, बैक्टीरिया सेल पे भी। अब वो क्यों नहीं करता, किस वजह से नहीं करता, क्योंकि सल्फोनामाइड क्या है, सिलेक्टिव है।
कि किसके लिए सिलेक्टिव है और क्यों सिलेक्टिव है, उसका क्या रीज़न है सिलेक्टिविटी का, तो ये दो उसके रीजंस हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए टॉक्सिसिटी ऑफ सल्फोनामाइड्स। ठीक है, सल्फोनामाइड्स की टॉक्सिसिटीज़ क्या हैं? इंक्लूड्स द क्रिस्टल यूरिया, यानी फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन यूरिन। अच्छा, कैसे बनाता है सल्फोनामाइड्स यूरिन के अंदर क्रिस्टल्स? अगर इसको हम ज़्यादा डोज में दे दें, टॉक्सिसिटी कर दें, इट इज़ अ टॉक्सिक एंड एलर्जिक रिएक्शन कंसिडर एज द साइड इफ़ेक्ट। ये जो क्रिस्टल यूरिया है ना, ये हमारे पास टॉक्सिक भी है और इसके अलावा एक एलर्जिक रिएक्शन भी है, जिसको हम सल्फोनामाइड का साइड इफ़ेक्ट कह सकते हैं। क्रिस्टल यूरिया की फॉर्मेशन मेन टॉक्सिसिटी है ये सल्फोनामाइड्स की। अच्छा, इन यूटीआई सल्फोनामाइड्स यूज़ इन ट्रीटमेंट। ठीक है, जो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में सल्फोनामाइड्स को हम यूज़ कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। हाउ एंड वाई दिस क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। अब बात समझने की ये है कि ये जो क्रिस्टल यूरिया है, जो क्रिस्टल्स बनते हैं यूरिन में सल्फोनामाइड्स की टॉक्सिसिटी से, वो कैसे बनते हैं। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पीएच और पीके। यहाँ पे ये जो बातें लिखी है ना, ये बुलेट्स पॉइंट में, उसी को मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ। पीएच एंड पीके इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ये जो पीएच और पीके का दो चीज़ें हैं ना, ये जो है ये क्रिस्टल्स बनवा रही हैं। कैसे? अब जो यूरिन की पीएच होती है ना, वो लेस देन द फिजियोलॉजिकल, द pH of urine is less than the physiological pH while using sulfonamides in UTI। ठीक है, अगर हम नॉर्मल यूरिन की फिजियोलॉजिकल pH की बात करें तो वो 6 से 6.1 तक होती है। ठीक है, इन केस ऑफ इन्फेक्शन, अब जब किसी बॉडी के अंदर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है तो उसकी पीएच जो होती है वो 5 हो जाती है, 5 के करीब करीब। और जो पीके है और सल्फोनामाइड्स की पीके वैल्यू कितनी है? 10.4। ठीक है, लोअर पीके वैल्यू इंडिकेट्स द एसिड मोर डिसोसिएट और कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। ठीक है, जितनी हमारे पास पीके की वैल्यू कम होगी वो हमें बता रही होगी ये चीज़ कि जो एसिड्स है ना वो डिसोसिएट या कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे पानी के अंदर। ठीक है, बस अभी आप ये चीज़ें थोड़ी समझें। सो फार्मासिस्ट और फिजिशियन जो है वो रिकमेंड करते हैं टू टेक मोर वाटर विथ सल्फोनामाइड्स। इसी वजह से हम पेशेंट को कहते हैं कि जब आप सल्फोनामाइड का ट्रीटमेंट ले रहे हो उसके साथ आप पानी का इंटेक जो है वो इन्हांस कर दें, ज़्यादा कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको दोबारा समझा दूँ क्या कि हमारे पास नॉर्मल यूरिन की पीएच होती है 6 से 6.1 तक, और जब हमारे यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन होता है तो पीएच हो जाती है 5। अब जैसे जैसे पीएच पीछे पीछे जा रही होती है, ठीक है, तो वो मोर एसिडिक होती है, 5 से ऊपर आती रहेगी, आगे आती रहेगी, 6, 7, 8 बेसिसिटी की तरफ जा रही होगी, यहाँ आएगी, बढ़ेगी तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और 5 से पीछे जाएगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो सल्फोनामाइड बंदा ले रहा होगा उसकी जो पीके वैल्यू होगी वो 10.4 हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये है हमें क्या करना है, जैसे जैसे पीके की वैल्यू जो है वो हम कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होगी वो इंडिकेट करेगी कि उतनी ज़्यादा जो है वो एसिड बॉडी के अंदर टूट रहा है या वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता जा रहा है। ठीक है, अब ये पीके की वैल्यू हमारे पास हाई है, यूरिन की पीएच भी हमारे पास एसिड की तरफ है। ठीक है, ये भी एसिड की तरफ है, दोनों चीज़ें हमारे पास किसकी तरफ हैं? एसिडिटी की तरफ हैं। ठीक है, यूरिन के अंदर बहुत एसिड की लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए हैं, सल्फोनामाइड ले रहा है उस वजह से और मज़ीद बढ़ गया है। टॉक्सिसिटी हुई भी है ना पेशेंट, यानी बहुत ज़्यादा उसने सल्फोनामाइड कंज्यूम कर रही है ज़्यादा डोज में, इस वजह से उसकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई, यूरिन की पीएच जो है वो एसिड की तरफ चली गई। अब एसिड की तरफ जब पीएच चली जा रही है तो फार्मासिस्ट क्या करेंगे या फिजिशियंस क्या करेंगे? रिकमेंड करेंगे पेशेंट को कि आप ज़्यादा वाटर का इंटेक करें। जब पेशेंट ज़्यादा वाटर लेगा ना, ज़्यादा पानी पिएगा, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारे पास एसिडिटी की तरफ जा रही है ना पीएच, वो क्या करेगा, उसको कम्प्लीटली डिसोसिएट करवा देगा इस पीके को इस पानी के अंदर। अब जब ये एसिड जो है वो पानी के अंदर डिसोसिएट होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो एसिडिटी है वो बॉडी की कम होती जाएगी। समझ आया कि ये एसिड के लेवल्स को वाटर इनटेक जो है वो कम कर देगा, अपने साथ डिसोसिएट करवा के वाटर जो है
वो एसिड के साथ डिसोसिएट हो जाएगा और एसिड के लेवल्स को कम कर देगा बॉडी में। इसी को अब हम देखते हैं दूसरे अल्फाज में, टू राइज द पीएच ऑफ यूरिन क्लोजर और इक्वल टू द पीके। हमें क्या करना है, जो कंपाउंड की पीके की लेवल है उसके करीब करीब लेके आना है यूरिन की पीएच को। यूरिन की पीएच इन्फेक्शन में हुई हुई थी 5, अब हमें 10 के करीब करीब उसकी पीएच को लेके आना है। सही है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, वाई वी आर इंक्रीज द पीएच ऑफ यूरिन। हम क्यों बढ़ा रहे हैं पीएच यूरिन की 5 से बढ़ के 6, 7, 8, ठीक है, बढ़ानी है, हमें आगे लेके जानी है। ये मैंने 8 तक लेके नहीं जानी, मगर मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ कि हमें 5 से आगे आगे की तरफ लेके जानी है। ठीक है। तो सवाल ये था कि वाई वी आर इंक्रीज द पीएच ऑफ यूरिन और वाई वी आर डिक्रीज द पीके ऑफ कंपाउंड। अब 10 और 5 को करीब करीब लाने के लिए हम 2 काम कर सकते हैं ना, या तो 5 के को आगे आगे बढ़ा दें या 10 को थोड़ा पीछे ले आएँ कि दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाएँ। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? In the case of sulfonamides, oral sodium bicarbonate सिट्राल कैन बी यूज़। अब सल्फोनामाइड्स की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है और वाटर का इंटेक भी हम बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा हम 2 चीज़ें और कर सकते हैं कि हम क्या करें, पेशेंट को ओरल सोडियम बाइकार्बोनेट्स दे दें। बाइकार्बोनेट्स बेसिसिटी को इंक्रीज़ करेंगी। ठीक है, यहाँ एसिडिटी की तरफ थी पीएच, अब बेसिसिटी की तरफ जाने शुरू हो जाएगी अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट्स पेशेंट को दें, या सिट्राल का दे सकते हैं। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं 5 और 10 की जो पीएच और पीके की वैल्यू है उसको क्लोज हम इसलिए ला रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन पीएच ऑफ यूरिन्स एंड द पीके ऑफ द कंपाउंड्स। जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जाएगा ना, 5 और 10 के बीच में जितना गैप आता रहेगा, फॉर एग्जांपल 5 से ये पीछे जाता जा रहा है, 3 पे आ गया या 4 पे आ गया यूरिन की पीएच, और ये जो है 10 से बढ़ के सल्फोनामाइड का पीके 11 या 12 पे चला गया है, तो ये डिफरेंस क्या हो गया, वो बढ़ गया। जैसे जैसे ही डिफरेंस बढ़ेगा, इंक्रीज डिफरेंस इंक्रीज क्रिस्टल फॉर्मेशन, उतना ज़्यादा क्रिस्टल्स जो हैं यूरिन के अंदर बढ़ते जाएंगे। सो द पीएच ऑफ यूरिन एंड द पीके ऑफ द कंपाउंड शुड बी एज मच एज क्लोजर। तो हमें, हमारा टारगेट क्या है कि हमें यूरिन की पीएच और जो सल्फोनामाइड का जो पीके की वैल्यू है, ठीक है, पीके की जो वैल्यू है उसको करीब करीब रखना है। बिकॉज द पीके ऑफ द पेरेंट कंपाउंड इज़ 10.4 था। ठीक है। सो इफ़ वी इंक्रीज द पीएच ऑफ यूरिन बाय बाइकार्बोनेट्स, अब हम अगर बाइकार्बोनेट देंगे ना पेशेंट को, तो ये उसकी बेसिसिटी की तरफ लेके जाएगा। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये 1, 2, 3, 4 ये एसिडिक पीएचेस, ठीक है, और जैसे जैसे पीएच हमारी बढ़ती जाएगी 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस ऐसे ऐसे ये बेसिसिटी की तरफ जा रही है। ठीक है। तो जब हम बाइकार्बोनेट देंगे ना पेशेंट को, तो उसकी 5 से पीएच जो है वो बाइकार्बोनेट की वजह से बेसिसिटी की तरफ जाएगी। ठीक है। इट बिकम क्लोज एंड क्लोज टू द पीके ऑफ ड्रग, और इस तरह से जब ये बेसिसिटी की तरफ जाएगी तो ड्रग की पीके की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो उतना ही उसके करीब करीब आती जाएगी। दैट इज़ द पीएच ऑफ यूरिन 5 से जो है वो बढ़ के पीएच विल बिकम क्लोज टू द value of the pK. As medicinal chemist we have synthesis the compound यानी derivative which has lower pK value close to the pH of urine। अब हमने ये देखा कि सल्फोनामाइड अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी जो है वो यूरिन से पीके की वैल्यू बहुत दूर थी, ज़्यादा करीब नहीं थी। यूरिन की पीएच जो है वो 5 हो रही थी इन्फेक्शन में, और उसकी सल्फोनामाइड की जो वैल्यू थी पीके की वो 10 थी। अब हमें एज अ मेडिसिनल केमिस्ट क्या काम करना है, हमें ये काम करना है कि ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसकी जो है वो पीएच 5 के करीब करीब हो, सॉरी पीके की वैल्यू 5 के करीब करीब हो। अगर 5 के करीब करीब होगी तो जो हमारे पास सल्फोनामाइड में मसला आ रहा था ना, क्रिस्टल यूरिया का, क्रिस्टल्स बन रहे थे सल्फोनामाइड की टॉक्सिसिटी से, तो वो मसला हम हल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, अ मेडिसिनल केमिस्ट सिंथेसाइज द डेरिवेटिव्स ऑफ सल्फोनामाइड्स विच हैव अ लोअर पीके और क्लोजर टू द पीएच ऑफ द यूरिन। मिक्स्ड सल्फोनामाइड सच एज क्या कर सकते हैं, ट्राइसल्फा पायरिडीन पायरामाइड यानी ट्रिपल सल्फाज कंटेनिंग अ मिक्स सल्फाडायाजीन, सल्फामेरिजीन एंड, मैं इसको मिटा देती हूँ एक सेकेंड, ठीक है, सल्फामेथेजीन कैन बी यूज्ड। ठीक है। तो हम मिक्स सल्फोनामाइड्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। टू अचीव द गोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा 5 या 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाय रिप्लेसिंग द एच ऑफ द SO2NH2। सही है, जो SO2NO2NH2 ग्रुप का हमारे पास एच था उसको हम रिप्लेस करवा सकते हैं। यहाँ पे SO2NH2 है, ग्रुप अटैच टू द एनिलीन। ये हम बिल्कुल कल वाले जो हमने स्ट्रक्चर देखा था ना लास्ट लेक्चर में अपने, यहाँ पे जो हमारे पास SO2NH2 था, इसके हम H को जो है वो रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एज ए मेडिसिनल केमिस्ट सोच रहे हैं कि अब हमें क्या क्या और किस किस तरह से हम रिप्लेसमेंट इसके स्ट्रक्चर में करवा सकते हैं। ठीक है, अदर सिंपलर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज, इसके अलावा हम ऐसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप लगा सकते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें, विड्रॉ करें। पैरानाइट्रोफिनाइल कैन बी यूज्ड बट स्टडीज़ ने हमें क्या बताया, शोज़ दैट द कंपाउंड बिकम टू टॉक्सिक। अगर हम पैरानाइट्रोफिनाइल हम लगा तो सकते हैं एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मगर उसका हमें नुकसान क्या है, उसका नुकसान ये है कि मज़ीद उसकी टॉक्सिसिटी को सल्फोनामाइड्स की ये बढ़ा सकता है। ठीक है, और उसको क्या कर सकता है, या तो इनसफिशेंटली एक्टिव, बहुत एक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें सल्फोनामाइड्स की, अब हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स हैव लोअर पीके वैल्यू। ऐसे कंपाउंड्स हम बना रहे हैं जिनकी पीके वैल्यू जो है वो कम हो। ठीक है, ताकि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन ना हो। एक सेकेंड, ओके। ठीक है, तो अगर इसमें अभी कन्फ्यूजन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या काम कर रहा है, या फिर हम 5 और 6 मेंबर्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग लगा रहे हैं, तो उससे किस तरह से हम सल्फोनामाइड की टॉक्सिसिटी को कम कर रहे हैं, तो मैं उसको क्लियर कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा, विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। सो हमारे पास जो H प्रेजेंट था ना, कहाँ पे, SO2NH2, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। SO2NH2 ग्रुप जो हमारे पास सल्फोनामाइड के अंदर था, उसके अंदर जो एक H प्रेजेंट था। ठीक है, हम एक H को तो हम रिप्लेस करवा रहे हैं, इसमें से हटा देंगे तो इसके पास क्या बचेगा, इसकी जगह कोई और कंपाउंड लगा देंगे लाके, तो SO2NH है ये अभी। अब जो ये H है ना, इन प्रेजेंट इन द या रिमेन्स ऑन द SO2NH2 जो बाकी बचा है, विल बिकम एसिडिक। अब ये क्या करेगा, ये एसिडिक बन जाएगा, और जैसे जैसे ये एसिडिक बनेगा तो ये उतना ही ज़्यादा वाटर में क्या होगा, पानी के अंदर उतना ही ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। अब पेशेंट हमारा ज़्यादा ज़्यादा हम उसको कह रहे हैं आप पानी पिएं ताकि आपके अंदर सल्फोनामाइड की टॉक्सिसिटी ना हो पाए, तो उसके लिए अब हमने क्या किया कि ऐसा कंपाउंड बना लिया जो उस पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और उसकी बॉडी से सल्फोनामाइड बाहर निकल सके। अच्छा, दूसरा सवाल, वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग ओनली 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक या एरोमेटिक रिंग। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक या एरोमेटिक दोनों, और वेदर वी कैन यूज़ द अदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि हम दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं 5 या 6 मेंबर्ड रिंग्स को। यस, इट कैन बी पॉसिबल, वी कैन यूज़ द अदर ग्रुप्स लाइक, जैसे कि हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, पैरानाइट्रोफिनाइल हम यूज़ कर सकते हैं, मगर हमने बताया कि इसके साथ मसला ये था, बट इंट्रोड्यूसिंग सच टाइप ऑफ ग्रुप कंपाउंड बिकम टॉक्सिक। अब सल्फोनामाइड में अगर हम ये वाले ग्रुप लगाने लग जाए ना, एक इसमें से SO2NH2 में से एक H निकालें और इसकी जगह ये लगा दें, तो उससे क्या होगा, वो सल्फोनामाइड और टॉक्सिक बन जाएंगे। ठीक है, तो हम उसको एज ए मेडिसिन नहीं यूज़ कर पाएंगे। हैंस 5 और 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज़ बेस्ट टू यूज़ फॉर दिस पर्पज़। तो इसी वजह से हम बजाय कि दूसरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाएं, हम क्या करते हैं 5 या 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग ला के SO2NH2 के साथ अटैच करवा लेते हैं सल्फोनामाइड्स में। ठीक है, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ पीके, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या क्लासिफिकेशन है, सल्फिसऑक्साजोल, सल्फामिथॉक्साजोल, सल्फर डायजीन्स। अच्छा, ये क्या है, आर एब्जॉर्ब एंड एक्सक्रीट रैपिडली। ठीक है, ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी जल्दी होते हैं, सल्फोनामाइड्स की क्लासिफिकेशन जो हैं ये वाली 3, और ये बॉडी से एक्सक्रीट भी जल्दी होते हैं। ठीक है, और इसकी डोज जो है हम 6 आर्ली दे रहे होते हैं, यानी QID दे रहे होते हैं, 6 आर्ली या QID देते हैं।
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो पुअरली एब्जॉर्ब या एक्टिव इन बाउल ल्यूमेन में जाके जो एक्टिव होते हैं उसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सल्फासेलेजीन की। अच्छा, पुअरली एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, डेट इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टीन, ये स्मॉल इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब नहीं होता। कौन नहीं होता, सल्फासेलेजीन। ये हमारे पास यूज़ होता है इन अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। सल्फासेलेजीन को जो है हम यूज़ करते हैं किसके ट्रीटमेंट में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। इट विल रिच टू द बावल और लार्ज इंटेस्टीन। अभी सल्फासेलेजीन जो है वो बावल या लार्ज इंटेस्टीन में हमारे पास जाएगा। इन लार्ज इंटेस्टीन्स बाय एक्शन ऑफ द माइक्रोफ्लोरा सल्फासेलेजीन इज मेटाबोलाइज। जब हमारे इंटेस्टीन के अंदर माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो जो है सल्फासेलेजीन को मेटाबोलाइज करेंगे और उसकी वजह से जो सल्फासेलेजीन के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड होगा ना API वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टीन में जाके नहीं वर्क करेगा सल्फासेलेजीन, ये जाके हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन में काम करेगा। सही है, इसी वजह से हम इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो इन चीज़ों के लिए थोड़ा आपको अपनी फार्माकोलॉजी वगैरह को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। दूसरी क्लासिफिकेशन लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं सल्फोनामाइड्स, उसमें एग्जाम्पल है सल्फाडॉक्सिन की। ठीक है, सल्फाडॉक्सिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, इसी वजह से हम इसको वंस इन अ वीक यूज़ कर रहे होते हैं इस ड्रग को। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, साइट ऑफ एक्शन के ऊपर इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है सल्फासिटामाइड की। सल्फासिटामाइड इट इज़ ऑल्सो टॉपिकल एजेंट। ठीक है, ये टॉपिकली भी यूज़ होते हैं सल्फासिटामाइड्स। अच्छा, ये जो है हमारे पास आई इन्फेक्शंस वगैरह में यूज़ हो रहे होते हैं या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद सल्फासेलेजीन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ होता है, जो मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किया। ठीक है, उसके अलावा यूटीआईज में ये सब जो है कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, सल्फासॉक्सिजोल और सल्फामीथाक्सोजोल और मेथासोजोल्स ना, सल्फासिटामाइड्स वगैरह। अच्छा, अब हमारे पास जो था बात हम कर रहे हैं सल्फापायरिडीन की। सल्फापायरिडीन जो है वो टॉक्सिक है, मगर हम फिर भी इसको कुछ केसेस में यूज़ कर रहे होते हैं जैसे निमोनिया वगैरह की। ठीक, अच्छा उसके अलावा सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ सल्फाडायजीन्स और सिल्वरडीन इज़ यूज टॉपिकली। ठीक है, इनको जो है जो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड्स के सिल्वर सॉल्ट्स की, इनको हम टॉपिकली यूज़ कर रहे होते हैं। कहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं, इन बर्न थेरेपीज़ के अंदर। ठीक है, बर्न थेरेपी में यूज़ हो रहे होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। ठीक, उसके अलावा जो है ये एक्टिव होते हैं अगेंस्ट सीडोमोनास के अगेंस्ट वर्क करते हैं। यूज़ इन फॉर्म ऑफ वाटर मिसिबल्स, क्रीम के तौर पे भी हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, सॉल्ट्स आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट है ना सिल्वर सॉल्ट, तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये है कि कैन नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल, ये सेल वॉल के अंदर नहीं जाते। सो इसी वजह से जो है ये वाटर मिसिबल क्रीम्स की फॉर्म में जो है यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा मैं यहाँ पे बता देती हूँ सल्फामिथॉक्साजोल्स का। ठीक है, सल्फोनामाइड्स की अगर हम सेंसिटिविटी भी जो है वो एक मसला है। ठीक है, अब होता ये है कि ट्राइमेथोप्रिम जो है ना, ट्राइमेथोप्रिम जो है हमारे पास इनिशियली जो है एज एन एंटी मलेरियल ड्रग यूज़ हो रही होती है। ठीक है, मगर इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी है। ठीक है, ज़्यादा है। अच्छा, तभी जो है ये यूज़ हो रही होती है इन कॉम्बिनेशन विद द सल्फामिथॉक्साजोल्स। ठीक है, अब ये दोनों साथ यूज़ हो रहे हैं, यानी इसके इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए, तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट है इन दोनों का। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन में साथ यूज़ होते हैं तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को बढ़ाते हैं, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन अप्रूव्ड बाय द FDA इन 1980 टू यूज़ इन डिफरेंट इन्फेक्शंस। स्पेसिफिकली हमारे पास जो है वो UTIs में यूज़ हो रहे होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड की, वो है
मेफिनाइड एसीटेट। मेफिनाइड एसीटेट जो है वो टॉपिकली यूज़ होता है, ठीक है, टॉपिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ऑल्सो यूज़ इन बर्न्स थेरेपी, ये भी बर्न थेरेपीज़ में यूज़ होता है। एक्टिव अगेंस्ट क्लोस्ट्रीडियम वॉल्ची। अच्छा, दिस बैक्टीरिया कॉज द फेलियर ऑफ द बर्न थेरेपी। क्लोस्ट्रीडियम वॉल्ची के अगेंस्ट जो है ये काम कर रहा होता है हमारे पास मेफिनाइड एसीटेट। ये भी क्या है, क्लासिफिकेशन है, एक कंपाउंड है किसका, सल्फोनामाइड्स का। अच्छा, इसके अलावा ट्राइमेथोप्रिम का भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन का बता दिया कि कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। 1980 में जो है इसका जो कॉम्बिनेशन है सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का, वो जो है वो अप्रूव हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं वो किस किस चीज़ की हैं, डायरेटिक्स की। डायरेटिक्स क्या होते हैं, कॉमनली जो है हमारे पास ये कंपाउंड्स यूज़ हो रहे होते हैं यूरिन की फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए। एंटी डायबिटिक्स जो हमने भी टर्म्स यूज़ करी है ना अपने लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में, उस लेक्चर में, वो यहाँ पर मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। एंटी डायबिटिक्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि कंट्रोल कर रही होती हैं ब्लड के ग्लूकोज लेवल्स को। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, बाय डेफिनेशन ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रोबियल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और ये यूज़ हो रहे होते हैं अगेंस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन माइन्यूट क्वान्टिटीज़। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में अपनी इस डेफिनेशन को अच्छे से समझा था। बैक्टीरियोस्टेटिक्स वो होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करवाते हैं। अच्छा, बैक्टीरियोसाइडल वो होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर रहे होते हैं या बैक्टीरिया के सेल को किल कर रहे होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। कीमोथेरेपीज़ क्या होती हैं, कीमोथेरेपी का वर्ड भी आया था इसके लेक्चर के अंदर। कोई भी एनी केमिकल कंपाउंड्स विच ट्रीट डिजीज़ बट जनरली द टर्म इज़ यूज टू रेफर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। कोई भी कंपाउंड जो कि केमिकली कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा हो, उसको हम उस थेरेपी को हम कीमोथेरेपी कह सकते हैं, मगर जनरली हम इस वर्ड को जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। क्रिस्टल यूरिया हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल था यूरिन के अंदर। प्रोड्रग्स क्या होती हैं, प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कोई भी कंपाउंड हो सकती है जो कि इनएक्टिव हो बॉडी के बाहर यानी विट्रो, मगर एक्टिव हो जाए इन वीवो यानी बॉडी के अंदर जाके आफ्टर मेटाबॉलिज्म होने के बाद, यानी वो ड्रग जिनका मेटाबॉलिज्म हो और वो इनएक्टिव से मेटाबॉलिज्म के बाद एक्टिव स्टेज में चली जाएं, ऐसी ड्रग्स प्रोड्रग्स कहलाती हैं, ठीक है। पीएच हमारे पास क्या होती है, पीएच की डेफिनेशन क्या है, एक स्केल है पीएच जो हम यूज़ कर रहे होते हैं स्पेसिफिसिटी बताने के लिए कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी बेसिक है किसी एक्वस सॉल्यूशन में। पीके क्या है, पीके जो है वन मेथड, एक ऐसा मेथड है जो कि हमारे पास इंडिकेट कर रहा होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है। पीके जो है वो इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और के वैल्यूज़। समझ आ गया, बस ये डेफिनेशन आप देख लीजिएगा एक दफ़ा कि जो जो चीज़ें हमने यूज़ करी मैंने उर्दू में बताई हैं उसी को यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। एंटी मेटाबोलाइट्स हम ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि इंटर हो जाए मेटाबॉलिक पाथवे में। क्यों इंटर हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है बट कैन नॉट बी यूज एज मेटाबोलाइट। मगर एंटी मेटाबोलाइट्स कभी भी मेटाबोलाइट नहीं हो सकते, सेम नहीं है ना मेटाबोलाइट से, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है उसका, इसी वजह से वो मेटाबोलाइट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो है सल्फोनामाइड्स का हमारा पहला लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद द लेक्चर, द टॉपिक ऑफ द लेक्चर इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ द सल्फोनामाइड्स। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।